जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी के क्रम में ये हमारा 17वां टेस्ट है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। कोई भी परीक्षा देने से पहले इस टेस्ट को जरूर करिए, आपको बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होगा। तो देर न करते हुए चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1956 में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। फैक्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थिर जनसंख्या, ऑप्शन बी शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी गत्यात्मक जनसंख्या, ऑप्शन डी जनसंख्या की स्थिरता। तो बताइए इसका सही जवाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शून्य जनसंख्या वृद्धि। फैक्ट देख लीजिए। जनसंख्या स्थिरीकरण वह स्तर है जहां जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि स्तर भी कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या को उस समय स्थिर कहा जाता है जब जन्म और मृत्यु दर क्या हो जाती है? समान हो जाती है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। ऑप्शन ए पूर्ण आभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। तो बताइए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आभ्यंतर यानी आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। फैक्ट देख लीजिए। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर कांच, सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इन्हें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 3 नवंबर। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न, चीन की संसद जानी जाती है। ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन सी द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, ऑप्शन डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो बताइए चीन की संसद को किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये जो है चीन की संसद है। फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है इसका। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्तमान में 2987 सदस्य हैं तथा यह विश्व की सबसे बड़ी संसद है। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी संसद कौन सी है? चीन की संसद है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टंप विधायिका है जो कि समांतर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। अगला प्रश्न, 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मानवाधिकार दिवस के रूप में, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ऑप्शन सी यूएन दिवस के रूप में, ऑप्शन डी विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। तो बताइए इसका सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR
स्वीकार की गई थी। इस दिवस को औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, यूएन दिवस या यूनाइटेड नेशन दिवस 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र महासभा दिवस जो है 24 अक्टूबर को, और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? आंध्र प्रदेश का ऑप्शन ए काकीनाडा, ऑप्शन सी, ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑप्शन सी अनुगोले, ऑप्शन बी नेल्लोर, ऑप्शन डी विजयनगरम। तो बताइए कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है ACBD में? तो इसका सही जवाब होगा काकीनाडा। काकीनाडा जो है आपके आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। चलते हैं इसका फैक्ट देखने। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह नगर है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है काकीनाडा। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य एवं 10 नहीं कम से 15 छोटे बंदरगाह हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। बताइए कोच्चि बंदरगाह से संबंधित कौन है? कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है, किस राज्य में है? ये कमेंट बॉक्स में अगर जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। इसका सही जवाब होगा 8वां का ए मालाबार तट। फैक्ट देख लेते हैं। कोच्चि बंदरगाह केरल, मैंने ही बता दिया आपको, केरल मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ है कोच्चि बंदरगाह? केरल में है। किस तट पे? मालाबार तट पर, जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा 9वां इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप दूर है? ऑप्शन ए भटकल, बी अरनाला, ऑप्शन सी मिनिकॉय, ऑप्शन डी हैनरे। तो बताइए कौन सा द्वीप भारतीय तट से दूर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप। दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाल और हैनरी द्वीप अब तटीय द्वीपों की श्रेणी में आते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए थीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी टेनिन, ऑप्शन डी मार्फिन। तो बताइए कौन सा एक ऐसा है जो कि चाय में नहीं पाया जाता? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मार्फिन नहीं पाया जाता। बाकी जो ऊपर 3 है, थीन, कैफीन, टेनिन, ये पाए जाते हैं। फैक्ट देखिए, चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ था। चाय में थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि सभी पाए जाते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो आप आंसर में सही लगाइएगा। ये सभी पाए जाते हैं चाय में। हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी गोवध निषेध, ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह। फैक्ट देखिए, मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दूरी। बताइए कौन सी सदिश राशि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विस्थापन। क्यों होगा? चलते हैं देखते हैं फैक्ट इसका। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। याद रख रहिएगा। जैसे कौन कौन सी सदिश राशियां हैं? संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहलाता है। इसलिए विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। याद रखे रहिएगा। हमारा
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ा है। ऑप्शन बी लगभग स्थिर रहा है। ऑप्शन सी कुछ कम हुआ है। ऑप्शन डी पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निरंतर बढ़ा है। फैक्ट देखिए, फैक्ट में बहुत सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत 1901 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो निरंतर बढ़ते हुए वर्ष 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। याद रख रहिएगा, 1901 में 77 और आज के डेट में 382। आज के मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार। इस प्रकार भारत की जनसंख्या घनत्व निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां वो इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑडेसिटी ऑफ होप का लेखक कौन है? एक सरल प्रश्न है, आपको जो डाल दिया गया कि आप सरल प्रश्नों को भी करते रहिए, कन्फ्यूजन ना हो। इसको सब लोग जानते होंगे। इसका आंसर सीधा बताते हैं। इसका सही आंसर है बराक ओबामा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हवा। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा वर्षा के द्वारा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को अपने आप साफ किया जाता है। फैक्ट देखिए, वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास कितना हो, 2 माइक्रोन से कम होता है, वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए, कई परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है, कई परीक्षाओं में। इसका सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बंगलोर। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर में है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। फैक्ट देख लीजिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हमारा 17वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में कम से कम 20 परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको आतना भी चाहिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में अवस्थित है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। कहाँ है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। खाद्य पार्क कहाँ है? नोएडा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। याद रख रहिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमारा 18वां प्रश्न, देशों में से कौन सा देश ऐसा है जो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी सियरा लियोन, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सियरा लियोन एक ऐसा देश है जो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को क्या मनाता है? स्वच्छता दिवस मनाता है। तो इसी के साथ ये हमारा क्विज टेस्ट समाप्त होता है। अगला टेस्ट फिर भी जल्दी मैं ला रहा हूँ।